नमस्कार। आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संघवाद के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं, भारत में शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र अर्थात जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। भारत जब स्वतंत्र हुआ, एक लंबी आजादी की लड़ाई के बाद हमारे देश के संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत जैसा बड़ा देश और इतनी बड़ी विविधताओं वाले देश में सभी को साथ रखने की चुनौती। तब हमारे देश के तत्कालीन नेताओं और संविधान निर्माताओं ने शासन के जिस मॉडल को स्वीकार किया उसको संघवाद कहते हैं। विश्व में अलग अलग देशों ने कहीं राष्ट्रपति प्रणाली को, कहीं संसदीय प्रणाली को, एकात्मक शासन व्यवस्था को, संघीय शासन व्यवस्था को शासन व्यवस्था के स्वरूप के रूप में स्वीकार किया है। जब हम संघवाद की चर्चा करते हैं तो हम संघवाद के बृहद पक्ष को समझने के लिए अपने देश के उदाहरण को देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था में हमारे देश में अलग अलग केंद्रों में बटी हुई सत्ता, जैसे देश की सरकार, राज्य की सरकार, और इन दोनों के सामूहिक प्रयासों और जनता तक अधिक शासन के लाभों को पहुंचाने के लिए स्थानीय स्तर की सरकार। देश की सरकार, राज्य की सरकार, स्थानीय स्तर की सरकार, ये तीन अलग अलग स्तरों की सरकारों को हम अपने देश में देखते हैं। हमारे देश में जो लोग मतदाता हैं उन सभी को हम समय समय पर स्थानीय स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार और देश की सरकार, बहुत सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करें तो मेंबर और चेयरमैन, विधायक और सांसदों के चुनाव में वोट डालते हुए देखते हैं। इससे हमारे समझ में ये आता है, शासन का ऐसा मॉडल, शासन का ऐसा स्वरूप जिसमें शासन की शक्ति एक स्थान पर केंद्रित ना होकर अन्य अन्य स्थानों पर बटी हुई होती है, अर्थात केंद्रीकृत शक्ति ना होकर विकेंद्रीकृत शक्ति होती है। शासन का वह स्वरूप संघवाद कहलाता है। संघवाद में हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में देश की सरकार के मुखिया के रूप में हम प्रधानमंत्री को, राज्य की सरकार के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री को और स्थानीय स्तरों पर नगर पंचायत में नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिकाओं में चेयरमैन और नगर निगम में मेयर को देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था भी ग्रामीण स्तर पर इसका एक सक्षम और सटीक उदाहरण है। संघीय शासन व्यवस्था की परिभाषा की बात जब हम करते हैं, संघीय शासन व्यवस्था की परिभाषा में सबसे पहले सर्वोच्च सत्ता और केंद्रीय प्राधिकार, सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार जब अपनी आनुषंगिक इकाइयों में बांट दिए जाते हैं तब वो संघवाद, संघीय शासन व्यवस्था के अनुरूप चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था होती है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार जब अपनी आनुषंगिक इकाइयों के मध्य बांट दिए जाते हैं तब शासन का वह स्वरूप संघवाद अर्थात संघीय शासन व्यवस्था से प्रभावित माना जाता है, अर्थात वो संघवाद और संघीय शासन व्यवस्था का ही रूप होता है। जब संघीय शासन व्यवस्था हमारे देश ने स्वीकार की तब संघीय शासन व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हमारे ध्यान में आनी चाहिए। विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता जो संघीय शासन व्यवस्था की है वह है दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें।
संघीय शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। मैं आपको समझा ही चुका हूं, हमारे देश में देश की एक शक्तिशाली केंद्र सरकार होती है, राज्य की अधिकार संपन्न राज्य सरकारें होती हैं और स्थानीय स्तर की सरकारों की व्यवस्था की जाती है। दूसरा, संविधान में अधिकारों का स्पष्ट वर्णन। संघीय शासन व्यवस्था में संविधान में अधिकारों का स्पष्ट वर्णन होता है। हमारे देश के संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसी प्रकार के अधिकारों के स्पष्ट वर्णन का उदाहरण है, जिसमें संघ सूची में वे विषय शामिल किए गए हैं जिन पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ये सारे विषय राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची, जिन पर राज्य सरकारों के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अंत में समवर्ती सूची, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों के कानून बनाने की स्थिति में केंद्र का ही कानून मान्य होगा। वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय स्वायत्तता का अर्थ क्या है? हमारे यहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के करों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, जिससे उन दोनों सरकारों की वित्तीय स्वायत्तता अर्थात फाइनेंशियल कंडीशन अपने अपने स्तर पर ठीक रहे। जैसे हमारे देश के अंदर आप लोगों के परिवारों में भी कुछ परिवार इनकम टैक्स भरते होंगे, आयकर देते होंगे, वह आयकर हम अपने देश की सरकार को देते हैं। वहीं राज्य सरकारें कुछ अन्य कर लगाती हैं, जिन करों को हम राज्य की सरकारों को देने का काम करते हैं। आप सभी जीएसटी से परिचित होंगे। उसके कलेक्शन में भी केंद्र सरकार राज्यों की अलग अलग हिस्सेदारी सुनिश्चित करती है, जिससे हमारे देश में केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, वे वित्तीय दृष्टि से अपने अपने स्तर पर पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यायालय की भूमिका। न्यायालय की भूमिका की जब हम बात करेंगे तो हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वैसे तो संविधान में स्पष्ट रूप से अधिकारों का वर्णन है, लेकिन यदि कभी केंद्र और राज्य के मध्य अथवा दो राज्यों के मध्य अपने अधिकारों को लेकर किसी समस्या के कारण विवाद उत्पन्न होता है, तो हमारे देश में न्यायालय की ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो उस समय में सरकारों के मध्य आए विवाद का निस्तारण कर सकते हैं, जिससे उन दोनों सरकारों के मध्य जो विवाद की स्थिति है उससे किसी भी प्रकार से नागरिक समूह प्रभावित न हो। इसके बाद हम बात करते हैं नागरिक समूह की समानता। जब हम नागरिक समूह की समानता की बात करते हैं तो देखिए, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, आपके घरों में जो मतदाता होंगे आप अपने घरों के बड़ों के साथ बैठकर इस बात का जिक्र कर सकते हैं, जैसे मेंबर, चेयरमैन, विधायक और सांसद, ये सभी एक ही व्यक्ति के द्वारा चुने जाते हैं। निश्चित विधानसभा क्षेत्र, निश्चित संसदीय क्षेत्र, निश्चित वार्ड और निश्चित नगर पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर निगम, इनमें एक ही वोटर अर्थात समान व्यक्ति समान मताधिकार का प्रयोग करते हुए अलग अलग लोगों को चुनता है। जो चुने हुए लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाने वाला शासन, उसका क्षेत्र समान नागरिक समूह पर, जो नागरिक समूह की समानता की बात है, समान नागरिक समूह पर समान रूप से लागू होता है। आप सभी जब इन विशेषताओं को एक बार दोबारा देखते हैं, दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें,
अपने भारत की कसौटी पर, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। दो या दो से अधिक स्तर की सरकारों की बात जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत में शक्तिशाली केंद्र सरकार, हर राज्य की स्वतंत्र अधिकार संपन्न सरकार और स्थानीय सरकारें हैं। संविधान में अधिकारों का स्पष्ट वर्णन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के उदाहरण से हम समझ चुके हैं। वित्तीय स्वायत्तता, अलग अलग टैक्स राज्य और केंद्रों को दिए जाते हैं। न्यायालय की भूमिका, किन्हीं दो राज्य सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति होने पर अथवा केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के मध्य विवाद की स्थिति होने पर न्यायालय उस विवाद को सुलझाता है। नागरिक समूह की समानता, अर्थात समान नागरिक अलग अलग शासकों का चुनाव करते हैं। भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तब हम इन सारी विशेषताओं की कसौटी पर भारत को कसकर देखते हैं और हम पाते हैं कि हमारा भारत संविधान में वर्णित व्यवस्था का पालन करते हुए इन सारी व्यवस्थाओं को अपना रहा है और इन सारी व्यवस्थाओं को अपनाने का परिणाम ये है कि हम कह सकते हैं हमारा भारत संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। अब हम बात करते हैं संघीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे भारत में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तभी हमारे देश के क्रांतिकारी और नेताओं ने एक बात को स्वीकार कर लिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र होने के साथ साथ हम संघीय शासन व्यवस्था वाला देश ही अपनाएंगे। हमारे देश में शासन के मॉडल के रूप में संघीय शासन व्यवस्था को ही अपनाया जाएगा। अब बात आती है संघीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ विभिन्न बोली बोलने वाले लोग, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग, विभिन्न मत पंथ का अनुसरण करने वाले लोग, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। विविधता में एकता भारत की विशेषता, अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये आप सभी ने सुना और समझा होगा। तो संघीय व्यवस्था के पहले उद्देश्य के रूप में हम ये देख सकते हैं कि गृह युद्ध से पूरी तरह बचा जा सकता है। दूसरा, सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। तीसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सकता है। गृह युद्ध से पूरी तरह बचा जा सकता है, सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सकता है। अर्थात गृह युद्ध से बचने की बात जब हम करते हैं, हमारे देश में जैसा कि मैंने आपको बताया विभिन्न मत पंथ धर्म भाषा बोली परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे सारे लोग जब शासन में अपनी प्रतिभागिता दर्ज कर पाते हैं, अपनी बात शासन तक पहुंचा पाते हैं, शासन में वे लोग मौजूद होते हैं जो उनकी बात को सुन और समझ सकते हैं, तब गृह युद्ध की आशंका अपनी तरह पूरी तरह समाप्त हो जाती है। सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। आगे हम चर्चा करेंगे, हमारे देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है कि प्रत्येक वर्ग मत पंथ को मानने वाला व्यक्ति हमारे देश की शासन व्यवस्था में अपना प्रतिनिधित्व दर्ज कर सके, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सकता है।
दोनों बिंदुओं के सार के रूप में हम इस तीसरे बिंदु को समझ सकते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए गृह युद्ध की आशंका को समाप्त कर देना, सभी खुशी खुशी देश की व्यवस्थाओं को अपना लें तो राष्ट्र एक और अखंड अपने आप बन जाता है। हमारे देश ने इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। इसके बाद हम बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था के गठन के तरीकों की। संघीय शासन व्यवस्था के गठन के तरीके, दो मुख्य तरीके हैं जिनको हम साथ आकर संघ बनाना और साथ मिलाकर संघ बनाने की बात करते हैं। जब हम इन दोनों तरीकों को देखते हैं तो पहला तरीका है जब दो स्वतंत्र राष्ट्र, दो अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र आपस में मिलकर एक नया राष्ट्र बनाते हैं। नया राष्ट्र बनाकर संघीय शासन व्यवस्था को अपनाते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था का गठन का पहला तरीका इसी को कहा जाता है। अमेरिका इसका एक बड़ा उदाहरण है। दूसरा हम अपना देश भारत देख सकते हैं, अर्थात विशाल सीमाओं वाला बड़ा देश जिसमें अलग अलग राज्य जो अलग परंपराओं, अलग भाषाओं, अलग धर्म को मानने वाले होते हैं, उनमें आंतरिक विविधताओं को स्वीकार करते हुए अलग अलग राज्यों का गठन करके पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधते हुए एक शक्तिशाली केंद्र सरकार और राज्यों की स्वतंत्र अधिकार संपन्न राज्य सरकारों की व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है। कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था के गठन के दूसरे तरीके को अपनाया गया है जिसमें देश की आंतरिक विविधताओं को स्वीकार करते हुए अलग अलग राज्यों का गठन करके राज्यों की अधिकार संपन्न सरकारें और केंद्र की एक शक्तिशाली सरकार की व्यवस्था की गई है, जिनके अलग अलग अधिकारों की व्यवस्था संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। अगर आज की पूरी क्लास पर हम निष्कर्ष के रूप में ध्यान देते हैं तो हमें समझ में आता है संघवाद शासन का वह स्वरूप जिसमें सर्वोच्च सत्ता अपनी आनुषंगिक इकाइयों के बीच में बांट दी जाती है। संघीय शासन व्यवस्था दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, संविधान में स्पष्ट रूप से अधिकारों का वर्णन होता है, समान नागरिक समूह पर अलग अलग स्तर की सरकारें शासन करती हैं, वित्तीय स्वायत्तता रहती है, न्यायालय की भूमिका विवादों के समय बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा भारत देश इन सारी विशेषताओं पर खरा उतरता है, जिससे हम कह सकते हैं हमारा भारत संघीय शासन व्यवस्था का आदर्शतम उदाहरण है। संघीय शासन व्यवस्था के गठन में हमारे भारत ने अपनी आंतरिक विविधताओं को स्वीकार किया है और आंतरिक विविधताओं को स्वीकार करके अलग अलग राज्यों का गठन करते हुए राज्यों के एक संघ के रूप में हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था का विकास किया है जिसमें देश की एक शक्तिशाली केंद्र सरकार है और शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों की स्वतंत्र अधिकार संपन्न सरकारें हैं। इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।